कोरोना काल में अगर किसी ने पैसा बनाया है तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज और प्राइवेट हॉस्पिटलों में। आज आपको बता देता हूं कि जितने भी इन्होंने कर्ज लेकर जो पेशेंट था वो पैसे से भी मजबूत है, मेडिक्लेम से भी मजबूत था, लेकिन चूंकि ये जो लूट थी ये जनता के सामने लाने के लिए ये स्टंट किया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, हमारे साथ इस समय मौजूद है विनय तिवारी, सलाम वसई सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष है और साथ ही साथ बहुजन विकास आघाड़ी से भी जुड़े हुए हैं। आपको याद हो तो पिछले दिनों अभी 3 दिन पहले मैंने एक लाइव किया था हॉस्पिटल बिल को लेकर। एक मामला अतीत में 3 महीने या उससे पहले का बात है, एक मामला आया था। एक हॉस्पिटल का जो एक पेशेंट था वो हॉस्पिटल से अधिक बिल आने के हिसाब से चला गया था, बिना हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किए खुद चला गया था। तब कई सारी बातें हुई, ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद में मीडिया में कवरेज हुई और तब विनय जी जो है उनके बचाव में भी उतरे थे। विजय वल्लभ का मामला था कि मैं बचाव का वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन सही मायने में बचाव नहीं बोलकर उनका सपोर्ट बोलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने जो अभी माहिती निकाली है और जिसका मैंने खुलासा किया है किस तरह से इन अस्पतालों ने लूट की है, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, मेरे वीडियो में आप देख चुके हो। लूट हुई वो हो चुकी है। उसके बाद में जो कमेटी गठित हुई और कमेटी ने जो निर्णय दिया उसके बाद भी अब तक रिफंड नहीं हुआ और न ही उस रिफंड के ऊपर महानगर पालिका की कमेटी ने किसी तरह का डिसीजन लिया। तो इसके बाद में चर्चा करते विनय जी से इस सवाल के ऊपर जो मामला आया था उसको किस चीज से जोड़ के लेते हैं। नमस्कार विनय जी। आपका वीडियो मैंने देखा जो आपने लाइव किया था, काफ़ी संगीन और काफ़ी बढ़िया मुद्दा आपने उठाया है। ये लोगों को जो इसके बारे में जानकारी नहीं थी, ये आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी लोगों तक पहुंची है। रही बात है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो लूट हुई है, ये तो मैं जो है जून से ही मैंने मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। मैं आपकी बात बीच में काटूंगा। आप ही एक ऐसे व्यक्तित्व है जिसने शायद कुछ ऐसे अहम मुद्दों को लेकर कई बार आवाज उठाई है, जिसमें ये अस्पतालों का मामला आया, बिजली बिल का मामला आया, स्कूलों का मामला आया, और सब जगह संगठित लूट हो रही है। संगठित लूट इसलिए बोल रहा हूँ कि पेपर पर भी है, उसके बावजूद किसी तरह के एक्शन नहीं हो रहे। तो उस पर क्या आज की तारीख में मैं तो ये हॉस्पिटल वालों को ना, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को और जो प्राइवेट दवा की कंपनियां हैं, इनको सबसे बड़ा माफिया बोलूँगा। देश के सबसे बड़े माफिया हैं। आज कोरोना काल के अंदर मैं खुद कोरोना पीड़ित हुआ था। 572 रुपये की दवा में मैं 15 दिन घर पे रह के क्वारंटाइन होकर के, सेल्फ क्वारंटाइन होकर के ठीक हुआ, और जिसमें मेरा कभी ऑक्सीजन लेवल 90-88 तक भी चला गया था। लेकिन डरने वाली बात नहीं थी कि मैं दवा ले रहा था, मैं 5 दिन में ठीक हो गया था, लेकिन 15 दिन तक दवा लिया और 16वें दिन में ऑफिस आ गया था। तो जहाँ पर मैं देखा हूँ कि मेरे ऑफिस के अगल बगल के लोगों को भी, काफ़ी लोगों को कोरोना हो गया था और 400-500 रुपये की दवा में ठीक हुआ। अब मेरा एक ही प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार से, सरकारी अस्पताल में जो ठीक हो रहे हैं उनका 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का बिल प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे कर रहा है? ये एक जांच का विषय है। जो आपने मुद्दा उठाया है, जो रिफंड वाला, ये जो मुद्दा है आपने जो उठाया है, अब इस मुद्दे को हमें इस तरीके से नहीं छोड़ना है। प्राइवेट हॉस्पिटल को एक बार हमको फिर लपेटे में लेना है। आज मेरे पास जितने भी लोग आए प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं जाकर के झगड़ा करके किसी का 40%, किसी का 50% बिल कम कराया। तो इस टाइम पे पेशेंट का नाम नहीं लेना चाहूँगा ताकि किसी का नाम बदनामी ना हो, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा हूँ कि मैं गया हूँ, गाली गलौज किया हूँ, भड़का हूँ, हॉस्पिटल में जा करके उठाए हैं, चाय पिलाए हैं। चलो पेशेंट का 40%, 50%, 60% तक भी किए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया है, मैं सरकार से भी एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कोरोना की कोई दवा है नहीं। कोरोना में सिर्फ 7 दवाएं चलती थी शुरुआती दौर पे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इजिथ्रोमाइसिन 500, ये जिंको, विटामिन सी, विटामिन डी, डोलो, ये 5 दिन से 15 दिन का कोई सारे दवाओं का कोर्स था। इजिथ्रोमाइसिन को 3 दिन से 5 दिन लेना था। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को आपको 3 दिन से 5 दिन लेना था, जैसी आपकी तीव्रता थी बीमारी की। और ये जो विटामिन सी, विटामिन डी और जिंको विटा, ये आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक लेना था। ये सारे दवाएं 600 रुपये के अंदर ही आ रहे थे।
तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने 5-5, 10-10, 15-15 पदों के लिए बनाया है, ये किस चीज़ का बनाया है? विनय जी, मेरे ध्यान में जब मेरी जो IIT मेरे पास पेपर में है, उसमें मेरे ध्यान में ऐसा भी आया, एक ही डॉक्टर एक ही पेशेंट, एक दिन डॉक्टर विजिट चार्जेस 1000 रुपये चार्ज करता है, दूसरे दिन 400 रुपये चार्ज करता है, तीसरे दिन 250 रुपये चार्ज करता है। माने कोई क्लास ही नहीं, ना पेशेंट का क्लास ना ही डॉक्टर का क्लास। इस पे आप क्या कहें? देखिए कैसा था कि ये कोरोना काल में अगर किसी ने पैसा बनाया है तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज और प्राइवेट हॉस्पिटलों में। आज आपको बता देता हूँ कि जितने भी इन्होंने कर्ज लेकर के हॉस्पिटल बनाए हैं, सारे कर्ज मुक्त हो गए होंगे। आप RTI डाल करके आप 9 महीने पहले की इनकी बैलेंस शीट का आप निकालिए और अभी के बैलेंस शीट का निकालिए कि आज इनकी पोजीशन क्या है। आज सब कमा के माला माल हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं इनकी जो पैंठ है वो केंद्र से राज्य सरकार तक भी है और कहीं ना कहीं इनके जो साठगांठ है सरकारों के साथ में भी है। इसीलिए ये लोग आज़ादी से इस तरीके से पब्लिक में अंधाधुंध कोरोना काल में लूटे हैं। ये भी एक जांच का विषय है, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में। आप अपनी संस्था के मार्फत किस तरह की जन जागृति अब इस मामले में करना चाहेंगे कि लोगों को उसका फायदा हो सके? देखिए, जन जागृति का मामला यही है कि अगर कोरोना हो रहा है अगर किसी को, तो आप घर पे भी इलाज करा सकते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के आप 5 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में क्वारंटाइन होकर के दवा लेकर के आप डरने वाली जैसी कोई बात नहीं। डराया सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है। आखिरी एक साल, जब मैंने अभी पहले कहा अपने शुरुआत में कि एक मामला आपके पास आया था, उस पेशेंट को लेकर काफ़ी कुछ रूमर फैला, पेशेंट की भी काफ़ी बदनामी हुई, एक ऑडियो वायरल हुआ था, आपने पेशेंट का सपोर्ट भी किया, खुले दिल से किया। अभी इस मामले के बाद जब अस्पतालों की पोल खुल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो पेशेंट था वो पैसे से भी मजबूत है, मेडिक्लेम से भी मजबूत था, लेकिन चूंकि ये जो लूट थी ये जनता के सामने लाने के लिए ये स्टंट किया गया था। 5 लाख का उसका मेडिक्लेम था, बिल उसका 1.5 लाख का था, 50,000 रुपये पहले भर चुका था, लाख रुपया बाकी था। 5 लाख के मेडिक्लेम में वो अराउंड से 1 लाख रुपया भर सकता था। और वैसे पेशेंट इतना भी बड़े घर से है कि वो 5 लाख 10 लाख की भी बिल भर सकता था। लेकिन चूंकि इस लूट को कहीं ना कहीं लोगों को और जनता के सामने लाना था पत्रकार भाइयों के माध्यम से, और कहीं ना कहीं ये जो लूट हुई है, इस लूट के ऊपर मुझे नहीं लगता केंद्र या राज्य सरकार कभी कुछ इंक्वायरी की कमेटी बैठाएगी, क्योंकि कोरोना को सब एक बड़ा भयानक और दर्दनाक सपना समझ के भूलने की कोशिश कर रहे हैं। और कोरोना में जो लूट हुए, जो बर्बाद हुए हैं, उनकी कहानी और उनकी दास्तान आप जैसे पत्रकार ही भविष्य में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपकी ये बात से मैं एक बात और कहूँगा कि हमने एक अस्पताल के डॉक्टर से बात भी की, उनका ये कहना था कि कोरोना में जब कोई नहीं था तब हमने सबके लिए काम किया। आपने डिग्री किसके लिए ली है? डिग्री आपकी लिए है कि आप किसी भी हालत में आपके पास जो पेशेंट आएगा आप उसको ठीक करने के लिए दवा दारू इलाज करने का आपने बीड़ा उठाया है। जब आपको मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट मिलता है तो आप एक शपथ लेते हैं कि आप किसी पेशेंट को पैसे के लिए मना नहीं करेंगे, आप उसका इलाज करेंगे, पैसे की बात बाद में आएगी। ये जो एक शपथ लिया जाता है इसको बोलते हैं एक ओथ, जो मेडिकल साइंस में इसको ओथ बोलते हैं, और उन्होंने आपने कसम ली हुई है और ये आपका फ़र्ज़ है। देखिए, जिस तरीके से आज हिंदुस्तान में आप टैक्सी में चलते हो तो 1 मीटर का रेट फिक्स होता है, ट्रेन में जाते हो तो एक नियमित किराए का रेट फिक्स है, एयरलाइंस में नियमित है, आप कोई चीज़ लेते हैं उस पर MRP लिखा होता है। वैसे ही हॉस्पिटल्स के अंदर जो है हर एक इलाज का एक फॉर्मेट, एक फिक्स्ड रेट हो। जैसे हाइड्रोसील का ऑपरेशन है तो इतना लगना, इतने से इतना लगना चाहिए, ये कैटेगरी में। आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन है तो इतना लगना चाहिए, मलेरिया में इतना लगना चाहिए, डेंगू में इतना लगना चाहिए, पैकेज जो है रेट, इस तरह मापदंड तय किया जाए, तब जाकर के हॉस्पिटल्स की लूटपाट रुकेगी। कहीं ना कहीं आप पत्रकार भाई इसको इसी तरीके से आवाज़ उठाइए कि जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार तक बात पहुंचे कि एक मापदंड तय हो जावे, एक फिक्स रेट तय हो जावे हर एक चीज़ का कि ये कैटेगरी का ये इस टाइप की सर्विस लोगे तो ये रेट रहेगा, ये उसमें क्लास दिया जाए। अलग अलग हॉस्पिटल के जैसे 1 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार होते हैं, उस तरीके की फैसिलिटी का इलाज रहेगा, उसका रेट फिक्स हो जाएगा। किडनी का ये है, डायलिसिस का ये है, डायबिटीज़ का ये है, कंसल्टिंग ये है, आपका बेड चार्जेस ये है। एक रेट माप फिक्स होना चाहिए हर एक पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। हर एक चीज़ का चश्मे के ऊपर भी MRP है, फोटो पे MRP है, दारू पे MRP है, दारू के ऊपर एक्साइज होने के बाद में भी शराब पर है, तंबाकू के ऊपर है, दूध के ऊपर है, दही के ऊपर है। तो ये मेडिकल हॉस्पिटल्स के ऊपर क्यों नहीं है?
तो ये हम विनय जी से बात कर रहे थे, किस तरह से इन्होंने बेबाकी से एक अहम बात कही है कि जब हर चीज के ऊपर एक MRP होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, तो मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर क्यों नहीं। यही हम आज की मुलाकात खत्म करेंगे और आगे भी इस विषय पर हम और भी लोगों की राय लेते रहेंगे। आप जरूर इस मुद्दे को उठाइए, और क्यों, क्योंकि ये जनता का जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में मेंशन किया था कि किसी ने अपना घर बेचा होगा, किसी ने अपना कुछ गिरवी रखा होगा, वो उसी को मालूम है। लेकिन तब जब हमारा कोई रिश्तेदार अस्पताल में होता है, हमको एक ही चीज का भान होता है कि कैसे भी करके इसको बचाया जाए। बाद में शायद कोई केस ऐसे भी होंगे जो अस्पताल तो बच गया, लेकिन कर्ज के बोझ के तले वो इंसान दब के मर गया। तो ऐसे भी मामले होंगे, और इन्हीं मामलों को करने के लिए हम इस मुहिम को छेड़े हैं। हमारा साथ दीजिए इस मुहिम में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।